हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकर में। तो गाइस, जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में हमने पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनहाइलेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था और उसके रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल्स बनते थे उसको भी देख लिया था। ठीक है, तो आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमने पार्टिकल फिजिक्स पूरी कंप्लीट कर ली है और उसी के साथ साथ हम क्वांटम मैकेनिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट जो पार्टिकल फिजिक्स की है और जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो कंटिन्यू चल रही है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज उसको जरूर चेकआउट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम सभी चीजों को कवर अप कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम का भी ग्रुप बना हुआ है और व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें हम पूरा मटीरियल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो जरूर जो बच्चे हमारे पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज उसे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स वहां पर ज्वाइन है। ठीक है, तो वहां पर आप जो भी मटेरियल है या डिमांड करना चाहते हैं वहां पर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है गाइस तो प्लीज लाइक शेयर जरूर किया करिए, सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो। ठीक है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि हमारा एम है कि हम अगले 6 महीने तक जितना भी हमारे तक मेन जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसको कवर अप कर सकें, ताकि जो भी बच्चे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं लाइक जैम, जेस्ट, टीएफआर, बीएचयू, पीयू, डीयू एंड सो ऑन, या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए हम सही जो 4-5 जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी को कवर अप कर सकें। तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में गाइस हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। जो आपने नहीं भी पढ़ रखा होगा उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि गाइस हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने अपनी पिछली वीडियो में भी कवर अप किया था, जिसमें सर आइंस्टाइन ने 1905 में ये हमें शो करके बताया था कि जो हमारा लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। ठीक है, जो हमारा लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करता है बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, 1905 में इन्होंने प्रूव किया था और उसको हमने डिटेल में भी डिस्कस किया था। आप अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हो। पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो शुरुआत के दिनों में सबसे पहले ये क्या माना जाता था कि जो हमारी लाइट है वो वेव की तरह ही फॉर्म करती है। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जो उसको प्रूव भी करते थे, लाइक इंटरफेरेंस हो गया, डाइफ्रैक्शन हो गया या पोलराइजेशन हो गया। तो पहले यही सपोज किया जाता था जो हमारी लाइट है वो वेव नेचर ही शो करती है, पार्टिकल नहीं करती है। पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव किया कि लाइट भी पार्टिकल नेचर शो कर सकती है। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डी ब्रोगली ने देखा कि अगर लाइट वेव और पार्टिकल नेचर दोनों शो कर सकती है तो मैटर वेव नेचर क्यों नहीं शो कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने राइज किया, उन्होंने सबसे एक बेसिक कंसेप्ट लगाया कि नेचर है सिमेट्री, नेचर में सब कुछ सिमेट्री है, पेयर में एग्जिस्ट करता है। अगर एक मैटर है तो एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करेगा, अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी होगी हर जगह। ठीक है, तो हर तरह जिस तरह से नेचर में सिमेट्री है उसी तरह मैटर भी पार्टिकल के साथ वेव नेचर भी शो करेगा। तो इसी हाइपोथेसिस को लेकर उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया। ठीक है, तो उसी चीज को आज हम अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दी दोस्तों, उन्होंने कहा कि कोई भी मूविंग मटेरियल ठीक है वो पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है और वेव नेचर भी शो कर सकता है समहाउ। ठीक है, तो उसको रिलेटेड उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया। उन्होंने क्या बोला, स्टेटमेंट दी कि अ वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल विच कंट्रोल्स द पार्टिकल्स इन एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल अगर कोई मूव कर रहा है, ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी जो उस पार्टिकल के मूवमेंट को हर एक एक्सपेक्ट में कंट्रोल कर रहा होगा। बात समझ आ रही है? तो उस वेव को उन्होंने क्या बोला, डी ब्रोगली वेवलेंथ का नाम दिया या मैटर वेव का नाम दिया। पहले ऐसी कोई वेव थी नहीं दोस्तों, साउंड वेव सुना था, लाइट वेव सुना था, पर क्योंकि मैटर के साथ कोई वेव एसोसिएटेड है तो उस टाइप के वेव को क्या बोला गया, मैटर वेव बोला गया। इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों। कोई भी पार्टिकल है जो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v, तो उसके साथ कोई वेव एसोसिएटेड होगी जो उस पार्टिकल के हर एक मोशन को
कंट्रोल कर रहा होगा, तो उस टाइप की वेव को क्या बोला गया, मैटर वेव बोला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके रिलेटेड उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। ठीक है, तो जैसे कि सर आइंस्टाइन का इक्वेशन था दोस्तों, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप देख सकते हो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एज यू नो, बहुत ही सिंपल रिलेशन आइंस्टाइन का आपको पता है। और प्लैंक्स का जो इक्वेशन था दोस्तों, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है कंटेन्स द क्वांटा एनर्जी पैकेट्स, और हर किसी की जो एनर्जी होती है क्वांटा की क्या होती है, E इज इक्वल टू एच म्यू के बराबर होती है ना। तो आपके पास आइंस्टाइन का रिलेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और प्लैंक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू एच म्यू है। दोनों को आपने कंपेयर किया दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, तो आपको क्या मिल गया, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू के बराबर हो गया, है ना। म्यू आपको पता है किसके बराबर होता है दोस्तों, सी अपॉन लेमडा के बराबर होता है। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो आपको बेसिक पता ही है रिलेशन। ठीक है, सब कुछ रीअरेंज किया दोस्तों, कटिंग करने के बाद ये सारी चीजें देखी, सी से सी कट गया, बेसिक रिलेशन है, एंड फाइनली यू गॉट लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल जो कि सी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो उसके एसोसिएटेड जो वेवलेंथ, जो वेव होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, जो ये वैल्यू फाइंड आउट की गई। ओके, जिसको डी ब्रोगली वेवलेंथ का नाम दिया गया। ओके, तो अगर कोई बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, अगर कोई बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, तो उस केस में उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, c की जगह दोस्तों बस v आ जाएगा। c की जगह क्या आ जाएगा, बस v आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कोई चेंज नहीं आएगा, सब कुछ एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना, एज यू नो, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। तो mv है यहाँ दोस्तों, तो क्या मैं यहाँ पर p नहीं लिख सकता, जरूर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन p। इज इट क्लियर। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि वेवलेंथ एंड मोमेंटम के बीच का रिलेशन, जो कि आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हो। इज इट क्लियर। तो यहां से आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लिया, कोई भी बॉडी जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। ठीक है, अब हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे दोस्तों, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो सकती है। ठीक है, बेसिकली मेन कंसेप्ट तो हमारा यहीं पर आने का था, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल्स इसी के बेसिस पे पूछे जाते हैं। ओके, तो जो हमारे साइंटिस्ट है डी ब्रोगली, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्रेशन दिया, जो फाइनली एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव्ड हुआ बाय द डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। ओके, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं जो डी ब्रोगली ने दिया था। तो कंसीडर कर लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और उसका चार्ज क्या है, E। ठीक है, अगर हम उसे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाइड कर रहे हैं उसके ऊपर, तो एक्सेलरेट होगा। ठीक है, एक्सेलरेट करेगा और v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं विद द वोल्ट v। ठीक है, और वो एक्सेलरेट कर रहा है विद द वेलोसिटी v। ठीक है, कहानी यहां तक समझ आ गई। मास पता है हमें m है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E पता है, पोटेंशियल v अप्लाइड कर रहे हैं जिसके कारण एक्सेलरेशन गेन कर रहा है और वेलोसिटी v गेन उसने कर ली है। ठीक है, तो आपको पता है जब वो एक्सेलरेशन गेन करेगा दोस्तों, तो उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, एज यू नो द जो भी मटेरियलिस्टिक पार्टिकल है, अगर उसको एक्सेलरेट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो कोई भी अगर हम वर्क डन करेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, वो किसके बराबर होता है दोस्तों, ईवी के बराबर। क्यू डीवी आपने सुन रखा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट में आपने पढ़ रखा होगा, और इसके रिलेटेड हमने एक्सप्रेशन भी ड्राइव किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, एज यू नो, है ना। जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे थे, उस केस में हमने ये चीज को ड्राइव भी किया था। आप उस वीडियो को भी देख सकते हो अगर आप और क्लैरिटी चाहते हो तो। ठीक है, तो वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो गया। ठीक है, तो जब हम किसी के ऊपर वर्क डन करते हैं तभी तो वो मोशन पोजेस करता है। ठीक है, मोमेंटम गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। तो जब मैं वर्क डन करूंगा इलेक्ट्रॉन में तभी तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा दोस्तों, यस और नो, है ना। तभी तो इन दोनों एक्सप्रेशन के बेसिस पे मैं कंपेयर कर सकता हूं कि मेरी जो काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन है वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, है ना। जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, वर्क डन करेंगे तभी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इन दो एक्सप्रेशन को मैं क्या कंपेयर कर सकता हूं, तभी मैं लिख लिया यहाँ पर मैंने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी वैल्यू होगी, वर्क डन की, और काइनेटिक एनर्जी को हमने एज इट इज रख लिया, हाफ एम वी स्क्वायर बाद में लिख लेंगे।
ओके, यहां से हमारा एक एक्सप्रेशन निकल गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करेंगे आगे। ओके, यहां तक समझ आ गया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नॉन रिलेटिविस्टिक की अगर हम बात करें दोस्तों, नॉन रिलेटिविस्टिक की बात करें, उस केस में क्या होता है कि हमारी जो वेलोसिटी होती है बॉडी की, वो कम होती है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, है ना। ये तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। तो आपको पता है, आप मॉडिफाई कर सकते हो जो हाफ एम वी स्क्वायर है, आपको पता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, एज यू नो। ठीक है, तो आपको पता है मोमेंटम किसके बराबर होता है दोस्तों, पी इज इक्वल टू एम वी। पी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एम वी के। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। पी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे को इस एक्सप्रेशन को यहां पर इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं m से डिवाइड कर दूं और m से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप ऊपर न्यूमरेटर में देख सकते हो क्या बन गया मेरे पास, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, जो कि पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। पी इक्वल टू एम वी, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आ गया 2m। तो यही चीज मैंने यहाँ पर मॉडिफाइड करके लिख दिया दोस्तों। इज इट क्लियर? तो नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में अगर मेरा पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस केस में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी क्या हो जाएगी, मॉडिफाई करके मैंने लिख दिया p स्क्वायर बाय 2m। इज इट क्लियर? अब अगर रेलिविस्टिक की बात करें, रेलिविस्टिक का मतलब क्या कि मेरा बॉडी जो कि स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा है, मतलब जो बॉडी वी वेलोसिटी से मूव करता है उसकी वेलोसिटी वी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है, तो उस केस में दोस्तों रेलिविस्टिक चेंजेस आएंगे। वो नॉर्मल बॉडी की तरह रिएक्ट नहीं करेगा, मास भी चेंज होगा, है ना, एनर्जी भी चेंज होगी, टाइम भी चेंज होगा, सब बहुत कुछ चेंज होता है। पर यहाँ पर मास एनर्जी की बात होगी तो उसी के रिगार्डिंग हम एक्सप्रेशंस को देखेंगे, है ना। तो एज यू नो, पेयर प्रोडक्शन में भी हमने देखा था और कॉम्पटन इफेक्ट में भी देखा था हमने कि कोई भी अगर हाईली एनर्जेटिक फोटोन अगर किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, तो अगर वो उसको नॉकआउट करती है, तो कुछ एनर्जी जो रेस्ट मास एनर्जी होती है और ज्यादातर एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही एक्सप्रेशन लिखा हमने, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, कोई भी रेस्ट मास एनर्जी किसी बॉडी की हो सकती है, मान लो इलेक्ट्रॉन ही रखा है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो कि कॉम्पटन इफेक्ट में हमने देखा था, हाईली एनर्जेटिक फोटोन वहां पर गया था, तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर प्लस ज्यादातर एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में थी। तो इनिशियल एनर्जी टोटल ई था और फाइनल एनर्जी इन दोनों में ट्रांसफर होगी। ये तो आपको एक रिलेशन पता है। और रिलेटिविस्टिक इक्वेशन जो आपको पता है वो क्या थी दोस्तों, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर का अंडर रूट। ठीक है, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर का अंडर रूट। ये तो मास एनर्जी इक्वेशन पता ही आपको रेलिविस्टिक के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के केस में, रेलिविस्टिक के केस में और नॉन रेलिविस्टिक के केस में, दोनों में जो हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा दोस्तों, वो दोनों ही डिफरेंट आएगा। ऑब्वियस ही बात है, एक स्पीड ऑफ लाइट से कम है वेलोसिटी, एक स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा है, तो दोनों के केस में तो डिफरेंट रिलेशन आएगा ही आएगा। चलो वो चीज भी कंपेयर करके देख लेते हैं, है ना। अगर मैं नॉन रेलिविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करूं दोस्तों, ठीक है, नॉन रेलिविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करूं, तो उस केस में आपको पता है नॉर्मल चीज है, स्पीड ऑफ लाइट जो हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होगी। ठीक है, तो आपको पता है रिलेशन अभी हमने ड्राइव किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। और आपको पता है पी अभी यहाँ पर ड्राइव किया हमने, है ना, अभी हमने यहाँ पर पी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। पी यहाँ से क्या निकल जाएगा दोस्तों, पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के ई, है ना, 2m के ई का अंडर रूट हो जाएगा, पी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो वही चीज यहाँ पर पुट करेंगे दोस्तों, पी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या है अंडर रूट 2m ई के। ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई के बराबर यहाँ पर लिख दिया एनर्जी ऑफ, है ना, तो यहाँ पर लिख दिया वो एक्सप्रेशन। और आपको पता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी हमारे किसके बराबर थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर थी, है ना। अभी ये हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, है ना, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अभी बराबर होती है ना। तो वही चीज यहाँ पर हमने यूज की और यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया। बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम था, है ना। यहाँ पर 2m ई के का अंडर रूट था, है ना, तो यहाँ पर ई के की वैल्यू जो कि काइनेटिक एनर्जी थी उसको इक्वेट किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, जो कि हम पहले ही ड्राइव कर चुके थे। बाकी सारी चीजें सेम थी। अब अगर आप सोल्व करोगे ये सारे रिलेशन को, h अपॉन अंडर रूट 2me, है ना, h अपॉन अंडर रूट 2me, तो आपकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या आएगी, 12.28 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, h की वैल्यू आपको पता है वो प्लैंक कांस्टेंट है 6.634 इंटू 10⁻⁻34 मीटर, है ना। और ये आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आपको पता ही है 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम।
है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता है दोस्तों, ये हम याद रखना, हम किसके लिए निकाल रहे हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं, तो ये सारा रिलेशन किसके लिए निकल रहा है, ये जो शॉर्ट फॉर्म में हमने वैल्यूज लिखी है किसके लिए निकल रही है, इलेक्ट्रॉन के लिए निकल रही है। गलती मत कर देना कि सभी के लिए लगा देना, ठीक है, मास वेरी करेगा। अगर प्रोटोन के लिए पूछ लिया तो प्रोटोन का लगाना है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप ये अंडररूट वाला टर्म ये सोल्व करोगे v को छोड़ के, ये वाला टर्म, तो आपके पास क्या आ जाएगा 12.28 इंटू 12.28 10⁻10, जिसको आप आर्मस्ट्रॉन्ग की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप प्रॉपर अंडररूट की फॉर्म में लिखोगे तो आप इसको भी लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन वी आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर आप इसको ओवरऑल अंडररूट कर देते हो तो उस केस में ये 150 के बराबर आ जाता है, और इसको आप डायरेक्टली सोल्व करके अपनी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, ये याद रखना, ठीक है। अगर आप सभी पार्टिकल्स के लिए वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो उस केस में आपको जनरल रिलेशन जो ये वाला है उसी को यूज करना है। तो यहां पर मैंने लिख दिया लैम्डा इज इक्वल टू, नॉन रिलेटिविस्टिक का केस है दोस्तों, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m है ना। E के इज द काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन नहीं हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में गिवन हो कि पोटेंशियल अप्लाइड किया है, इतना उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके फाइनली अपनी चीजों को निकाल सकते हो। इज इट क्लियर। नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लिया आपने दोस्तों। यहां तक आपका मेन अभी तक तो पढ़ रखा होगा आपने, ठीक है, +1 में हो, +2 में हो, ठीक है, या बीएससी में हो, यहां तक तो आपने नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए पढ़ रखा होगा। पर हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, रिलेटिविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ को भी देखेंगे, कंपेयर भी करेंगे, और एक तीसरा टर्म भी निकालेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो रिलेटिविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करूं अगर मैं, ठीक है, उस केस में आप देख सकते हो, अगेन मेन एक्सप्रेशन से ही शुरू करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ठीक है। और एनर्जी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, रिलेटिविस्टिक के केस में क्या होता है, E इज इक्वल टू m0c² जो कि रेस्ट मास एनर्जी होती है, प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होता है। तो आप ये देख सकते हैं। और अगर कोई भी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा होगा दोस्तों, तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशंस के अकॉर्डिंग रिलेटिविस्टिक चेंजेस आएंगे, मोमेंटम चेंज होगा, मास बढ़ेगा। तो उस केस में जो एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन था वो कुछ इस तरह से था, E इज इक्वल टू p² प्लस m0c4 का अंडर रूट, है ना। ये पहले भी यहाँ पर मैं बता चुका हूँ आपको, ये वाले केस में आपको याद होगा, अभी हम जस्ट डिस्कस करके हटेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो ये इक्वेशन हमें पता है दोस्तों, ये इक्वेशन पता है। अब हम क्या करेंगे, स्केयर कर देंगे ऑन द बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन द बोथ साइड वी गेट, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, और इसके ओवरऑल हमारा क्या लग जाएगा, स्केयर लग जाएगा। इज इट क्लियर। वही चीज यहाँ पर मैंने लिख दी है यहाँ पर, ठीक है। इसको सोल्व करोगे a² प्लस b² प्लस 2ab, आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। तो आप देखोगे दोनों साइड आपका क्या आ जाएगा, m0c4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल आउट कर देगा, तो आपके पास फाइनली क्या बच जाएगा, ये वाला रिलेशन, ठीक है, c² p² इज इक्वल टू 2ev m0c² इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2m0c² आ गया, ठीक है। क्योंकि आपको वेवलेंथ निकालनी है दोस्तों, उसके लिए मोमेंटम जरूरी है, ठीक है। तो आपने p का एक्सप्रेशन एक साइड रख लिया, बाकी सारी टर्म को इस तरफ लेके रीअरेंज कर लिया। तो p² इज इक्वल टू आपके पास दिस, ये वाला रिलेशन आ गया। आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है दोस्तों, ये वाले रिलेशन में पुट करना है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। p की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल ली दोस्तों, जस्ट आपने यहाँ पुट कर देना है, एंड फाइनली यू गॉट द एक्सप्रेशन दिस वन, है ना। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2ev m0 ब्रैकेट में 1 प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2m0c²। दिस इज द रिलेटिविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। अभी आपने जो पढ़ा था वो नॉन रिलेटिविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ था दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन के लिए ये था, और नॉर्मली सभी पार्टिकल्स के लिए कुछ इस तरह से था, है ना। और अगर हम रिलेटिविस्टिक केस की बात करें जिसमें हमारा पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगा, तो उस केस में जो वेवलेंथ होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। दोनों केस एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेव नेचर तो कहीं पर भी हो सकता है। अगर हम देखें बेसिकली क्वांटम वर्ल्ड में देखें तो हर कोई स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उस केस में जो वेव्स बनती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उसका वेवलेंथ भी डिफरेंट होता है, ठीक है। जो मैटर वेव्स होती हैं रियल वर्ल्ड में देखते हैं उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो उसके बेसिस पे जो हमने निकाला वेवलेंथ वो आपने नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में देखा। पर रिलेटिविस्टिक केस बेसिकली क्वांटम वर्ल्ड में होता है, तो उसका जरूरी पता होना चाहिए, है ना, कि ये केस भी एग्जिस्ट करता है, ओके।
तो वही चीज मैंने बोली, बोथ द डी ब्रोगली वेवलेंथ आर डिफरेंट फॉर द रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक। अभी आपको पता लग ही गया होगा एक्सप्रेशंस को कंपेयर करके। ठीक है, कंपैरिजन भी कर देते हैं यहाँ पर ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं हम दोस्तों। अभी आपने एक्सप्रेशन निकाला फॉर द रिलेटिविस्टिक वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आया। नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आया। ठीक है, तो एक मेन चीज है जिसके कारण ये दोनों चीज में एक लिंक बन सकता है। किस तरह से? अगर आप ये देखो, ये वाला जो टर्म है ब्रैकेट में, ठीक है, अगर आप देखो 1 प्लस ई वी अपॉन 2m0c², ये वाला टर्म हटाते हैं तो ये सारा टर्म हमारा फिर नॉन रिलेटिविस्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। सब कुछ देखो ना सेम ही है, एच वी है न्यूमरेटर में, एच वी है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखोगे अंडर रूट 2m ई वी, यहाँ पर m0 है। ठीक है, रेस्ट मास के लिए ले रहे हैं, बाकी तो जब वो मूव करता है तो आगे उसकी एनर्जी m में ही कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो बाकी सब कुछ सेम है, बस ये वाला टर्म डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको ही अप्रोक्सीमेशन एक स्पेशल केस के फॉर्म में देखते हैं कि अगर आप देखो डिनोमिनेटर में, दोस्तों डिनोमिनेटर में ये टर्म ज्यादा है ना, 2 इंटू रेस्ट मास ऑफ एनर्जी इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमरेटर से ज्यादा है। आपको पता है जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा न्यूमरेटर से, ओवरऑल वैल्यू तो 1 से कम ही होगी, बहुत कम होगी, है ना। तो वही चीज हमने लिखी है कि ईवी अपॉन 2m0c² इज वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता लगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वेरी वेरी लेस देन 2m0c²। मतलब क्या हुआ कि जो हमारी रेस्ट मास एनर्जी है दोस्तों, जो रेस्ट मास एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो वर्क डन था जो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो काइनेटिक एनर्जी के तो बराबर था, है ना, ये भी बोल सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं बोलूं दोस्तों कि अगर मेरी रेस्ट मास एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द काइनेटिक एनर्जी, तो उस केस में जो मेरा रिलेटिविस्टिक है वो नॉन रिलेटिविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? है ना, दिख भी रहा है कि अगर ये वाला एक्सप्रेशन मेरा हट जाए, ये मेरा ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन हट जाए, तो मेरा ये मेरा नॉन रिलेटिविस्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां से यही कंडीशन पता लग रही है कि अगर मेरा रेस्ट मास एनर्जी जो हमारी है, अगर वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तो उस केस में हमारा रिलेटिविस्टिक से नॉन रिलेटिविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक अप्रोक्सीमेशन थी दोस्तों। तो वही चीज यहाँ पर मैंने लिख भी दिया आपके लिए नोट्स के फॉर्म में, आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से कम होगा रेस्ट मास एनर्जी, तो उस केस में हम नॉन रिलेटिविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ को यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी दोनों वेवलेंथ जो है कंपेरेबल है। ठीक है, हम कंपेयर करें तो हम रिलेटिविस्टिक को अगर हम यूज करें दोस्तों, है ना, E इज इक्वल टू अंडर c² p² प्लस m0² c4 का अंडर रूट, तो उस केस में अगर आप देखो कि अगर आपका मोमेंटम काफी हाई हो, ठीक है, मतलब आपका जो ये Cp का रिलेशन वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू रेस्ट मास एनर्जी, तो उस केस में जो रिलेटिविस्टिक का जो कंडीशन होगा वो डिफरेंट होगा दोस्तों, वो एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो E इज इक्वल टू Cp, है ना। अगर आप देखो, अगर मेरा c² p² वाला टर्म इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू m0 से c4, तो ये वाला टर्म इग्नोर कर सकता हूं, कर दिया इग्नोर, है ना। सी अंडर रूट स्क्वायर है दोस्तों, अंडर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास E इज इक्वल टू Cp आ जाएगा, जो कि एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक होगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा रिलेटिविस्टिक चेंजेस बहुत ही ड्रास्टिकली अपीयर होंगे। तो ये हमारा एक स्पेशल केस की फॉर्म में आता है। अगर आपको एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक का केस पूछ लिया जाए तो आपने सिंपली क्या अप्लाई करना है, E इज इक्वल टू Cp अप्लाई करना है। ठीक है, जो बेसिकली फोटोन्स के लिए होता है। फोटोन्स का आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे होते हैं, तो उस केस में अगर उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना हो तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक के केस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां से हमें 3 चीजें पता लग गई दोस्तों, एक तो नॉन रिलेटिविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ, रिलेटिविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ और एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ। 3 केसेस पता लग गए। आपने एक ही पढ़ रखा होगा नॉन रिलेटिविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ, पर इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि 3 टाइप के केसेस होते हैं। ठीक है, आपने नहीं पढ़ रखा होगा ज्यादातर, ठीक है, पर आपको एज अ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू और आपको एज अ साइंस स्टूडेंट पता होना चाहिए कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजें। ठीक है, दैट्स वाई मैं सभी चीजें कवर अप कर रहा हूं यहाँ पर। तो सिंपल लैंग्वेज में बात करूं दोस्तों, अगर मेरी रेस्ट मास एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, तो वो नॉन रिलेटिविस्टिक का केस होगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा, मेरी Cp की वैल्यू बहुत कम होगी एज कंपेयर टू m0c²। ठीक है, अगर मेरी रेस्ट मास एनर्जी जो कि m0c² की वैल्यू है बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Cp, तो वो नॉन रिलेटिविस्टिक का केस होगा। अगर मेरी रेस्ट मास एनर्जी बहुत ही कम है तो वो रिलेटिविस्टिक का केस होगा, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, m0 केस
C4 जो कि रेस्ट मास एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो उस केस में वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन रेलिविस्टिक का केस हो जाएगा, है ना, ये वाला नॉन रेलिविस्टिक का केस हो जाएगा अगर ये बहुत ज्यादा होगा, है ना, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, मतलब ओवरऑल छोटा हो जाएगा, तो ये नॉन रेलिविस्टिक में कन्वर्ट हो गया था, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। और रेलिविस्टिक का केस उल्टा हो जाएगा, अगर कम होगी तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा रेलिविस्टिक के केस में अपीयर हो जाएगा। तो ये कंडीशन थी उसकी, जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी लिख दी है। जो पिछली चीजें थी जस्ट यहाँ पर मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि आपका नटशेल पता होना चाहिए क्या, ठीक है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है अगर वो कंपेरेबल है हमारे साइज ऑफ सिस्टम के, तभी जाकर हमें उसका वेव नेचर डिटेक्ट हो सकता है कि वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ऑब्वियस ही बात है ना, कि अगर कोई स्कैटरिंग फिनोमिना भी होता है ना, कि अगर कोई सनलाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल माइक्रो में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल का कंपेरेबल अगर हमारी वेवलेंथ उसके साथ इंटरेक्ट कर रही होती है तो वही स्कैटर होती है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें स्काई का कलर दिखता है, मतलब आसमान का कलर दिखता है ना। कभी हमें लाल भी दिखता है, कभी ऑरेंज भी दिखता है, कभी ब्लू भी दिखता है, कभी व्हाइटिश ब्लू भी दिखता है। वो क्यों दिखता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो भी लाइट स्कैटर्ड होगी वही हमें अपीयर होता है ना। तो इस केस में भी यही होता है दोस्तों कि जो भी डी ब्रोगली वेवलेंथ की लाइट वेव होगी अगर वो साइज ऑफ सिस्टम के कंपेरेबल होगी तभी हमें वेव नेचर डिटेक्ट हो पाता है और हम बोल सकते हैं कि वो वेव की तरह बिहेव हो रहा है, ठीक है। अगर हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ बहुत ही कम होगी एज कम्पेयर टू द साइज, तो उस केस में हम वेव नेचर को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और वो हम नहीं बता पाएंगे कि वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर तो रहा ही है पर वो डिटेक्ट नहीं कर पाते, है ना। एक्सपेरिमेंटली जब तक हम नहीं देख पाते तो हम एक कंसेप्ट में रह जाते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज वाली है ना। अगर हम फुटबॉल की बात करें उसका मास बहुत ही ज्यादा है, अगर हम बोले कि सर अगर हम वेलोसिटी v से मूव करा रहे हैं तो क्या वो भी वेव नेचर शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा होगा। अगर आप पुट करके देखो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv में पुट करके देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ में, है ना। वेलोसिटी आपको पता है, फुटबॉल की मास आपको पता है, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता है, सारी चीजें पुट करो वेवलेंथ पता लग जाएगा, बहुत ही कम आएगी। सिंपल सी बात है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। मास जितना ज्यादा बड़ा होगा वेवलेंथ उतना ही कम होगा, मास जितना कम होगा वेवलेंथ उतना ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है तभी तो वो वेव नेचर शो कर पाता है ना। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनका वेव नेचर हम डिटेक्ट कर पाते हैं, पर जो हैवी मास पार्टिकल्स होते हैं क्लासिकल वर्ल्ड में होते हैं उनका वेव नेचर हमें नहीं शो हो पाता। क्यों? क्योंकि मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का, जो कि फर्दर इलेक्ट्रॉन के लिए जो उन्होंने बताया था वो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट ने प्रूव भी कर दिया था। तो ये चीज बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहां तक हमने पूरा थ्योरी पोर्शन कवर अप कर लिया दोस्तों, डिफरेंट केसेस को भी देख लिया, डी ब्रोगली नॉन रेलिविस्टिक के लिए, रेलिविस्टिक के लिए भी और एक्सट्रीम रेलिविस्टिक के लिए भी। तो अपने आगे आने वाली वीडियो में हम इसके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, चाहे वो जैम में पूछे हो, जेस्ट में पूछे हो, नेट में पूछा हो, गेट में पूछा हो, BHU में पूछा हो, DU में पूछा हो, हर टाइप के एग्जाम्स में बेसिक से लेकर हायर लेवल तक के क्वेश्चंस को मैं अपने अगले वीडियो में कवर अप करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको अभी तक पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी इस वीडियोस का फायदा उठा सके। बहुत ही प्रीमियम वीडियोस हैं गाइस, ठीक है, बहुत ही सिंपल मैनर में मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ और पूरा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करेगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। इससे जितनी ज़्यादा हमारी फैमिली बड़ी होगी उतनी ज़्यादा हम और मोटिवेशन मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक फ्री एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना सपोर्ट बनाए रखना, इसी तरह से प्यार बनाए रखना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।